अभी तक मेरे द्वारा एविडेंस लॉ पर 14th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 15th वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किया जाना है। विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी छात्र मेरे सभी वीडियो लेक्चर डे टू डे देख रहे होंगे और उनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भी आपको सीखने को मिल रहा होगा। और मेरा सतत प्रयास रहेगा कि आपको नित नया कुछ ना कुछ मिलता रहे। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, केवल मेरे वीडियो लेक्चर बनाकर अपलोड करने से ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि आप अगर वीडियो लेक्चर देखते हैं और उससे कुछ सीखने को मिलता है तो ये पॉसिबिलिटी रहेगी। देखिए विद्यार्थियों, आज का मेरा जो कंसेप्ट है, हु इज द कॉम्पिटेंट विटनेस, हु इज द कॉम्पिटेंट विटनेस, एक्सप्लेन इट्स ऑल कंडीशन। तो इसमें कुछ हेडिंग्स भी मैंने रखी हैं। नंबर फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंट, सक्षम की परिभाषा, हु इज कॉम्पिटेंट, सक्षम कौन होता है, चाइल्ड यानी बच्चा, ओल्ड एज पर्सन यानी वृद्ध व्यक्ति, डिसीजेस पर्सन यानी बीमार व्यक्ति, लॉनेटिक पर्सन यानी कि पागल व्यक्ति, डम्ब विटनेस यानी मूक साक्षी, हस्बैंड एंड वाइफ। इतनी सारी हेडिंग जो मेरे द्वारा रखी गई है यहाँ, इन्हें हम वन बाई वन करके समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके इन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात पे ध्यान देते हैं, जो आज का कंसेप्ट है, हु इज द कॉम्पिटेंट, व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट किसे कहते हैं, सक्षम कौन होता है। कॉम्पिटेंट को इंग्लिश में हम बोलते हैं सक्षम, हिंदी में सक्षम और इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्पिटेंट। तो कॉम्पिटेंट का हिंदी मीनिंग हुआ सक्षम। सक्षम किसे कहते हैं समझाइए। क्या सक्षम से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो धन धान्य पूर्ण संपन्न होता है। कहने का तात्पर्य है जो इकोनॉमिकल डेवलप्ड होता है, क्या उससे हम सक्षम कहते हैं। क्योंकि समाज की परिभाषा के अनुसार सोशोलॉजिकल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो व्यक्ति धन के मामले में सुदृढ़ है, आर्थिक परिस्थितियों के मामले में जो सुदृढ़ है उसे हम सक्षम व्यक्ति कहते हैं, दमदार। सक्षम यानी कि रुपए से सक्षम, अप्रोच से सक्षम, यानी जिसकी अप्रोच अच्छी है, जिसके पास लॉट ऑफ मनी अच्छी है, लॉट ऑफ प्रॉपर्टी अच्छी है, उसे हम सक्षम कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, कानून की भाषा में, विधि की भाषा में सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य किसी अन्य व्यक्ति से है। साधारणता की भाषा में मैंने आपको बता दिया कि सक्षम कौन है, जो धनवान है, यानी धन की शक्ति जिसके पास है, भौतिक शक्ति जिसके पास है, जो हर कार्य करने में अपने आप को ताकतवर पाता है, वह सक्षम है, जनरल डेफिनेशन। लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ, हु इज द कॉम्पिटेंट, कानून के अनुसार सक्षम कोई और है। कौन है। कानून के अनुसार सक्षम व्यक्ति उस व्यक्ति को कहा गया है जो बालक नहीं है, यानी बच्चा नहीं है, या यहां आप समझना चाहें तो यहां समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंट, हु इज द कॉम्पिटेंट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118 इन्हें एविडेंस एक्ट 1872 डिफाइन किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 118 में बताया गया है कि सक्षम व्यक्ति से तात्पर्य प्रत्येक उस व्यक्ति से है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि सक्षम साक्षी के तौर पर प्रत्येक व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है, सिवाय किनके, सिवाय बालक, बीमार व्यक्ति, वयोवृद्ध व्यक्ति, पागल व्यक्ति, मूक साक्षी, पति पत्नी, यानी कि कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग सक्षम साक्षी हो सकते हैं। ये धारा 118 में कहा है। और वहीं ये कंसेप्ट दे रखा है कि हु इज द कॉम्पिटेंट।
साक्षी की बात अगर हम करते हैं तो बात हमारे समझ में आ गई। हु इज द कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118, ईच ऑफ पर्सन इज ए कॉम्पिटेंट विदाउट चाइल्ड, ओल्ड एज पर्सन, डिसीजेस पर्सन, लॉनेटिक पर्सन, डम्ब एंड डीप पर्सन एंड हस्बैंड एंड वाइफ। I mean to say without each of every person is competent person। प्रत्येक व्यक्ति साक्षी है सिवाय इनके, ये धारा 118 कहती है। अब हम इसको और डीपली समझते हैं। हु इज द कॉम्पिटेंट, तो इनके अलावा सभी व्यक्ति सक्षम साक्षी माने जाएंगे। बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनके अलावा जो बाकी बचे वो सभी लोग सक्षम साक्षी माने जाएंगे, लेकिन ये सक्षम साक्षी नहीं है। तो क्यों नहीं है? चाइल्ड, बालक या बच्चा कभी भी सक्षम साक्षी नहीं होता, क्योंकि वो देखता कुछ और है और मीनिंग कुछ और निकालता है, सुनता कुछ और है, समझता कुछ और है। तो उसके द्वारा जो बात कही जाएगी जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि कई बार बच्चे घर में माता पिता को आपस में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करते देखते हैं तो उन्हें लगता है झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, जबकि ऐसा नहीं है, वो आपस में यूं ही बात कर रहे थे। या कई बार कुछ लोग हंसकर बात कर रहे हैं तो उन्हें लगता है कि यह बहुत आपसी घनिष्ठता है, जबकि पता चला कि वास्तव में उनके बीच कोई घनिष्ठता नहीं है। तो बच्चे को जो दिखाई देता है वह सिर्फ उसको सच मानता है, मानसिक तौर पर इतना परिपक्व नहीं होता है बच्चा कि वो उस बात के मायने समझ सके कि आखिर ये इनके बीच हो क्या रहा है। तो इसलिए बच्चों की गवाही, बच्चों के द्वारा दिया जाने वाला साक्ष्य न्यायालय उचित नहीं समझता है और ये नहीं मानता है कि इनके द्वारा दी हुई गवाही सही होगी। लेकिन फिर भी उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे अगर आप इंडियन पेनल कोड 1860 की सेक्शन 82 और 83 पढ़ेंगे तो उसमें पता पड़ेगा कि 7 साल तक के बच्चे की गवाही बिल्कुल माफ कर दी है, 7 साल तक के बच्चे के द्वारा किया हुआ अपराध भी माफ कर दिया है, और 7 साल से 12 साल तक के बीच के बच्चे अगर कोई अपराध करते हैं तो उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनको देखा जाएगा, समझा जाएगा, उन्हें एक तरीके से ये अनुभव किया जाएगा कि एक्चुअल में इसकी बुद्धि साउंड माइंड पर्सन है या नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, तब उसके संबंध में कहीं कोई विचार किया जाएगा। ऐसे ही 5 साल तक के बच्चों की गवाही बिल्कुल नहीं मानी जाती है न्यायालय में। अगर 5 साल तक के बच्चे गवाह के तौर पर उसमें नामांकित हैं तो उनकी गवाही नहीं ली जाएगी। लेकिन 5 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों के बीच की जो उम्र है, अगर इस उम्र के बच्चे गवाही देने जाते हैं कोर्ट में तो उनकी गवाही पर संदेह तो होता है, लेकिन न्यायालय ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद शपथ पर उनसे कथन नहीं लेता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति पर क्या करते हैं, ओथ पर कथन होते हैं। ईच ऑफ एविडेंस डिपेंड ऑन ओथ। प्रत्येक साक्ष्य शपथ पर होगा, उनसे शपथ पत्र नहीं भरवाया जाता है और ऑब्जर्व करते हुए उनकी गवाही ली जाती है। अगर न्यायालय को लगता है कि ये सच हो सकती है तो एडमिट करते हैं, अन्यथा अवॉइड कर देते हैं। सेकंड, ओल्ड एज पर्सन। वयोवृद्ध व्यक्ति भी सक्षम साक्षी नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह बच्चे में सोचने की और समझने की शक्ति जनरेट नहीं होती है, लेकिन वयोवृद्ध व्यक्ति में क्या होता है कि जनरेट तो हो चुकी, लेकिन अब उम्र की उस पड़ाव पर है वो कि जिस पड़ाव पर वो भूलने लगते हैं, इसलिए इनकी गवाही भी मायने नहीं रखती। लॉनेटिक पर्सन। लॉनेटिक पर्सन मीन्स अबाउट ए साइकेट्रिक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक तौर पर पागल है, यानी साउंड माइंड नहीं है। जब साउंड माइंड नहीं है तो उसने क्या सुना, क्या सोचा और क्या मायने निकाले, इस बात का हम अंदाज कैसे लगाएंगे। इसलिए एक लॉनेटिक पर्सन की भी गवाही मायने नहीं रखती। डम्ब विटनेस। डम्ब एंड डीप अगर कोई पर्सन है तो उसकी गवाही भी मायने नहीं रखती। कब? जबकि वो सोचने समझने की शक्ति नहीं रखता हो। लेकिन अगर सोचने समझने की शक्ति रखता है तो न्यायालय में इशारे द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा वो न्यायालय को अपनी बात समझा सकता है और न्यायालय उसकी गवाही को ले सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ।
हस्बैंड एंड वाइफ की एक दूसरे के प्रति अगर गवाही दी जाती है तो मायने नहीं रखेगी, ठीक, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, फिर वो चाहे सिविल मैटर की हो या क्रिमिनल मैटर की हो। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के साथ या वाइफ हस्बैंड के साथ कोई ऐसा क्राइम, कोई ऐसा अपराध करते हैं जिससे वो त्रस्त है, तो ये दोनों ही व्यक्ति एक दूसरे के अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस काउंट होते हैं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है और आगे भी मेरे द्वारा वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करके अपलोड किए जाते रहेंगे और मेरी उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर निरंतर देखते रहेंगे और कहीं ना कहीं उससे सीखते रहेंगे। धन्यवाद।